अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह सैटरडे संडे हमारा शो देखते रहें और हमारी शो में मज़े मज़े की बातें मेरी भी और हमारे गेस्ट की भी सुनते रहें। और साथ साथ जो है आज जो सैटरडे है सुबह का आगाज़ हो चुका है K21 पे हमारे शो से। आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है टॉपिक है हमारे शो पे, उस पर भी हम बात करेंगे। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ एक चीज़ जो कि लाजमी चीज़ है, जो औरतें मुझे देख रही हैं उनके लिए लाजमी चीज़ है कि ड्रेस अच्छा अगर पहना हुआ है तो कौन सी डिज़ाइनर का, वो मैं आपको बता दूँ। मेरी जो डिज़ाइनर है बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस देती है। अगर सिंपल भी होते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और उनके ड्रेसेस अगर आप लेना चाहें तो आप उनका इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जाके जो है प्रेड बाय फिल्ज़ा, और आपको इतने खूबसूरत ड्रेसेस मिलेंगे जो आप पहनोगे और प्यारे लगोगे। ठीक है जी, ये हो गए कुछ कपड़ों की बातें। अब साथ साथ आपको बताती चलती हूँ कि हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद है उनसे हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। एजुकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोरोना जब से आया है उस पर भी हम बात करेंगे। ऑनलाइन जो हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आया वो किस हद तक उन्हें समझ आ रहा है या किस हद तक वो बेहतर है, अच्छी है, वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे और साथ साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। जी अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है जी डॉक्टर सैयद इमरान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा भी। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो ऑनलाइन अब एजुकेशन जो वो ऑनलाइन हो गई है, तो उसके ये बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन आया हमारे बच्चों को वहाँ तक जो वो रोज़ जाते थे, जिस तरह पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें वो मिल पा रही हैं? हमारे बच्चे उस तरह से वो समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छा देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, जो रिवायती तरीका है तदरीस का, वही ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर रिवायती तरीक़ाकार ही सही तौर पे नाफिज नहीं है, सही तौर पे वर्क नहीं कर रहा, वहाँ पे हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बिल्कुल नया तरीक़ाकार ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, और ख़ासकर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अगर बड़ी क्लासों में हो तब तो बात कदरे समझ आती है। लेकिन अगर ये तरीक़ा तालीम छोटी क्लास के तालिब इल्मों पर अपनाया जाए तो ये एक इंतहाई मुश्किल तरीक़ा तालीम है और नया भी है। तो यकीनी तौर पे इससे इसके नतायज वैसे हासिल नहीं किए जा सकते जिस तरह से जो फिजिकल क्लासेस हैं, जो स्कूल्स में बच्चे जाकर पढ़ते हैं। देखिए, एजुकेशन असल में नाम ही इन्वायरमेंट का है। बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं, बिल्कुल। वरना जो दुनिया के अमीर तरीन लोग होते या ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते, तो वो अपने घर में बजाय इसके कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो अपने घर पे 4 टीचर रखकर बच्चों को बिल्कुल। पढ़ा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन वो स्कूल ही भेजते हैं जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे बच्चों से तो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ती हैं। देखिए, असल तो तालीम का असल मकसद तो तरबियत ही है, और वो तरबियत ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरबियत है कि वो उसकी गुफ्तगू में एक निखार आए, उसकी बातचीत जिस तरह से वो दूसरों से डील करता है, छोटी उम्र में, लड़कपन में, जवानी में, उससे बड़ी उम्र में, उसके अंदर निखार है। तो अगर इन तमाम पर्सपेक्टिव को जहन में रखें और सिर्फ तालीम को ये ना समझे कि जो बुक पे लिखा है वही पढ़ना है, तो वो तो ऑनलाइन में पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन उसका नतीजा कतई तौर पे वैसा नहीं आ सकता जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन का है। बहरहाल अब स्कूल्स और तालीमी इदारे खुल रहे हैं, बतदरीज खुल रहे हैं, और 80 से 90% तालीमी इदारे खुल चुके हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा इस शोबे को ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा जिस तरह से इससे पहले नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि तालीम शायद हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। नहीं है। जब कोविड आया था तो सबसे पहले जिस इदारे को, मुझे आज भी तारीख याद है, वो 26 फरवरी सन 2020 की तारीख थी जब स्कूल बंद कर दिए गए थे। दरमियान में वो 1 से 1.5 माह के लिए खोले गए और फिर दोबारा अभी ये 1 फेब को स्कूल जो है वो रिज्यूम किए गए। तो आप सोचिए कि एक शोबे को 12 महीने के लिए मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया, और उसके बाद सरकार की जानिब से उस शोबे के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं थी, कोई इमदाद भी नहीं थी कि वो जो लाखों लोग तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं वो अपने घर बार को कैसे चलाएंगे। वो जो करोड़ा बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करते थे, जो दूसरे उससे रिलेटेड बिजनेसेस थे, उनका क्या होगा। बिल्कुल इसे बंद किया गया और छोड़ दिया गया। उम्मीद है आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से
फिजिकल एजुकेशन काम इस करता पे है। अब हम और बात करेंगे। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन है, बच्चे अभी भी ट्यूशन भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ स्कूल्स का भी सिस्टम ये हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस है आपकी। तो आप क्या समझते हो कि अगर फ्यूचर में हम लोग, क्योंकि अब तो हम उस रफ्तार में आगे निकल रहे हैं कि पूरी दुनिया जो कर रही है हमें उससे और आगे 2 हाथ आगे जाके कुछ करना है, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ हमेशा अगर आगे तक यही चलती रहे तो क्या हम अपने बच्चों को वो तालीम दे पाएंगे जो देनी चाहिए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि कोविड के बाद जो है ना, थोड़ी सी रहन सहन के तरीके, एजुकेशन के तरीके और आम जिंदगी में ना बहुत सा डिफरेंस आया है, चेंज आया है। बिल्कुल। और चेंज जब भी आता है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन ह्यूमन लाइफ में और ह्यूमन नेचर में जो है ना, वो चेंज जो है वो एक नेसेसरी चीज़ है, एक नेसेसरी एलिमेंट है। स्टीरियोटाइप चीज़ें रखना, स्टैटिक रखना, वो नहीं मतलब प्रिवेल कर सकता। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन, यहाँ पे भी यही है कि इसके अपने जो है ना वो फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। कहीं पे इससे फ़ायदा भी हुआ है, कहीं पे इससे नुकसान भी हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप छोटे बच्चों की मिसाल लें तो मतलब पहली से लेके छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चों की, तो वो बड़े इमेच्योर किस्म के बच्चे होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो बाहर की जो दुनिया है और इवन रिलीजियसली भी हमारे देखा जाए ना, तो स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ तो अब आया था कि ये भी वो बच्चा जो है ना, वो भी शादी भी नहीं हुई होती, रजिस्ट्रेशनों का सिलसिला शुरू हो गया होता है। तो देखें, स्कूलिंग बच्चे की ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है, लेकिन छठी, सातवीं तक या 10-12 साल की एज तक बच्चा जो है ना, वो इस पोजीशन में ही नहीं होता कि वो कुछ चीज़ों को एग्ज़ाम दे सके या वो कर सके। तो उसमें स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, कोई बहुत ज़्यादा इतना रोल प्ले नहीं करता, रादर देन के तरबियत। अब ये और बात है कि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता, बिल्कुल। वर्किंग है और ये वो, तो वो फिर जान छुड़ाने के लिए स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, उन बच्चों के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन का जो है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़े से प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं या ऊपर के बच्चों पे जाते हैं, तो उनको इससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है ना। अब ऑनलाइन, क्योंकि हम लोगों का अपना एजुकेशनल सेटअप है, तो अभी भी यानी पोस्ट कोविड जो है वो क्लासेस रिज्यूम भी हो गई हैं, तो हमें हाइब्रिड चलाना पड़ रहा है कि बच्चे घर से भी ले रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं। ये ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि आइंदा 2 से 3 साल बाद जो है ना, ये फिजिकल एजुकेशन, ख़ास तौर पे ये प्रोफेशनल लेवल पे आफ्टर मैट्रिक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन ही चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं। हाँ, ये है कि कुछ प्रैक्टिकल टाइप के जो है, जैसे MBBS है, तो बच्चों ने ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं, वो तो ऑनलाइन वर्चुअली नहीं हो सकते। इसी तरह इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तो नहीं हो सकती। उनके लिए तो तो आना उनके लिए ज़रूर, तो ये मिक्स एंड मैच जो सिलसिला है ना प्रोफेशनल साइड के ऊपर, वो आगे चलेगा कुछ अरसे तक, और फिर देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लेवल पे ये तजर्बा बहरहाल एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते भी हैं ना, अव्वल तो हमारा मुल्क तो ऐसी जगहों पे ऐसे मतलब है कि यहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को फैसिलिटीज़ ना, ज़्यादा 70% 80% को। अच्छा, जो जिनको अवेलेबल है ऑनलाइन क्लासेस का, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जी वो बच्चे जो है ना, एक विंडो में क्लास खोली हुई है और दूसरे में जो है ना वो गेम्स पे लगे हुए हैं या अच्छा, हम व्हाट्सएप पे यही बात चैटिंग मैं कर आपसे रहे हैं। करना चाहती थी कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करने की बात करते थे पहले, और अब हम खुद ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको मोबाइल दे रहे हैं। तो हम एग्जैक्टली कहाँ अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, हम उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये छोटे वाले जो ख़ास तौर पे जो 8 से 10-12 साल की एज तक के जो बच्चे हैं ना, अब वो उनको उनके लिए तो ये खिलौना है ना। अब वो क्लास अगर ले भी रहे हों, घर पे भी क्लास ले रहे हों, ठीक है ना, तो वो क्लास चल रही होती है या सोए हुए होते हैं, या मतलब दे वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड स्टडीज़, रादर बिल्कुल। जो थोड़े बहुत वो दूसरे होते हैं होशियार टाइप के, वो तो गेम्स और हाँ, बिल्कुल। या अपना व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या बिल्कुल। यूट्यूब पे ऊपर लगे हुए हैं, तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन दिस। अब उसमें क्या करें, या तो फिर पेरेंट्स भी साथ बैठ रहे हो कि भाई ये बच्चा क्लास हाँ। ले रहा है या नहीं ले रहा, और उनकी जो टीचर के साथ जो बननी चाहिए, जो फिजिकल क्लास में कॉम्बिनेशन एक बनता है कि अटेंशन रहना है, तो वो वर्चुअली जो है ना वो बच्चा होने की वजह से नहीं बन पाता। नहीं बन तो पाता, हमारे बिल्कुल। यहाँ मुल्क का ये हिसाब है। इंटरनेशनली अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे भी स्कूल्स बंद रहे हैं, वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस रही हैं। और कनाडा के मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखें जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने स्टेशनरी तक के पैसे जो दिए हैं बच्चों को,
पेरेंट्स को कि यार आप बच्चों को हमने ऑनलाइन पढ़ाया है और घरों में बच्चों ने चूँकि तालीम हासिल की तो आपके स्टेशनरी के अखराजात बड़े होंगे, तो ये $200 या $2,000 जो है ना ये आप ले लें और आप अपने बच्चों की स्टेशनरी खरीदें। तो जो वो इस तरह अपने बच्चों का ख्याल करती हैं हुकूमतें, तो वहाँ वो फिर आगे भी बढ़ते हैं। इस पे भी हम बात हमारे करेंगे अभी हमारे पास टाइम है, इस पे भी आएंगे। अच्छा, ये श्योर। बताएं, हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो मुल्क है, यहाँ हाई क्लास लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं और लोअर क्लास भी हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग भी हैं जो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल में कि वो फीस नहीं पे कर सकते। अब जब और अच्छा, प्राइवेट भी जो स्कूल्स हैं उनके भी लेवल है ना कि आप हल्का फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। अब वहाँ ये हो गया कि जब ये कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस आई, तो चार्जेस बढ़ गए आपके ऑनलाइन क्लासेस के। आपको इतना 1 घंटे की क्लास का पे करना पड़ेगा। अच्छा, ट्यूशन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, वैसे अगर आपकी 3,000 फीस है तो ऑनलाइन अगर आप ट्यूशन ले रहे हो तो आपकी 6,000 हो गई, 8,000 हो गई। अब बच्चा एक तो किसी घर में बहुत कम होगा, आपको पता है माशाल्लाह 2 3 4 तो होते हैं, तो उस मतलब अफोर्ड नहीं हो रहा था। एक तो मुश्किल वक्त, एक उसके साथ जो है हमारी एजुकेशन वालों ने और बढ़ा दिया वजन, ना कि उन्हें चाहिए था कि माँ बाप को थोड़ा सा रिलैक्स करते, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में और चार्जेस बढ़ा दिए। तो आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हाँ। मैं दूसरे हिस्से के ऊपर बात करता जी। हूँ कि आपका सवाल जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो तालीमी इदारे हैं, खासकर जो निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी इदारे हैं, उन्होंने इस कोविड को एक अपॉर्चुनिटी जाना बिल्कुल। और बीइंग अपॉर्चुनिस्ट उन्होंने इसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल उठाया। किया और कह लीजिए अवाम का या वालिदैन का या तालिब इल्मों का इस्तेहसाल किया। मैं इस बात से जुज़वी तौर पे इत्तफाक नहीं करूँगा, कुछ हिस्से आपकी बात के बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए, तालीम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दे। आज रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में किस तरह से नाकाम है कि हमारा 44% स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल है। ये मेरी ज़बानी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि हमारा 44% बच्चा स्कूल से बाहर है। तो रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गई। जब एक स्पेस क्रिएट होता है तो उसको नेचुरल सा फिनोमेना है कि वो स्पेस किसी ना किसी सेक्टर की जानिब से, किसी सेगमेंट की जानिब से फिल किया जाना है। तो प्राइवेट तालीमी इदारों ने इसे फिल किया। अच्छा, हमारे साथ तज्जियाकार भी मौजूद हैं, हम इस पे इनसे इनसे बात बिल्कुल करेंगे। माहिराना राय हम बिल्कुल लेंगे। चाहेंगे कि ये अपना इनपुट इसमें दें। और देखिए, जब ये गैप क्रिएट हुआ हमारे माशरे के अंदर तो प्राइवेट तालीमी इदारे आ गए। अच्छा, बदकिस्मती कह लीजिए कि हम हर चीज़ को, हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप ऐसा डेवलप हुआ है कि हम नेगेटिव सेक्टर को, मतलब नेगेटिव किसी भी पिक्चर के नेगेटिव साइड को ज़्यादा बेहतर देखते हैं और वो गॉसिप्स जिसे कह लें या उस तरह की चीज़ों में हम ज़्यादा लग जाते हैं। देखिए, प्राइवेट तालीमी इदारों का किरदार क्या है? आज आप देख लीजिए, जिनके पास थोड़ी सी हैसियत है वो किसी सूरत अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्या प्राइवेट स्कूल वाले गन पॉइंट पर ये करते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजें? यकीनी तौर पे नहीं करते। उन्होंने मेयार तालीम का इस तरह से मेंटेन रखा है। और आप आज के शोबे में आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं और जाकर वहाँ पर एक सर्वे करें और तालिब इल्मों से बात करें। अगर 100 स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में MBBS के तालिब इल्म है तो उसमें से 80-90 स्टूडेंट्स किसी प्राइवेट इदारों से पढ़कर आए हुए हैं। तो वालिदैन को एक चीज़ समझ आ रही है कि यही प्राइवेट इदारे हैं। और आप पाकिस्तान में कराची शहर के अंदर पिछले 30 साल के तमाम प्राइवेट इदारों को निकाल दीजिए तो आपको आज के बहुत से काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो नहीं मिलेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स पर डिपेंडेंट रहते। तो ये एक चीज़ है कि हमें प्राइवेट इदारों को बिल्कुल ही बदनाम नहीं करना चाहिए, उनका पॉजिटिव किरदार भी माशरे में मौजूद है। आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था कि बहुत से बच्चे हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम है और हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, तो यकीनी तौर पे हम सब इस बात का इदराक रखते हैं कि लोअर क्लास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कुछ मिडिल क्लास हैं और इलीट क्लास बहुत थोड़ा है मुल्क के अंदर। 2 से 3% लोग हैं जिन्हें अशराफिया कहा जाता है। देखिए, उनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, पैसा, तालीम, सेहत। वो बीमार होते हैं तो टेस्ट कराने के लिए भी वो किसी विलायती मुल्क तशरीफ ले जाते हैं। रह गए बेचारे अवाम, जो एक बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की तरक्की में जिनका किरदार है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टाट पर बैठ कर पढ़ते हैं, जहाँ पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, जहाँ ज़रूरियात के लिए दूसरी चीज़ें मैसर नहीं है और असातिज़ा अपने बलबूते पर, प्रिंसिपल स्कूल्स के अपने बलबूते पर अगर कुछ करना चाहें तो तालीम गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है। मतलब इंटीरियर में आप जाएं तो कहीं पर उसे जानवरों के बाड़े के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हमारे गधों के लिए हमारे जो स्कूल है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी
स्टेट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इस पर, एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम का, कि पूरे पाकिस्तान में इस तबकाती निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तालीम के हद तक तो कम से कम ख़त्म किया जाए, और एक सिंगल नेशनल करिकुलम हो कि तमाम स्कूल के तालिब इल्म उसी नेशनल करिकुलम के ऊपर तालीम हासिल करें। वरना यही होगा कि जो प्रिविलेज तबका है वही हम पर काबिज रहेगा, और मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि उसमें अच्छा जहन पैदा नहीं हो रहा है, तो वो सारा पीछे रह जाएगा। और जब चंद लोग हुक्मरानी करते हैं ना, तो जो नेशन की फेट है वो डाउन हो जाती है, फेट पड़ जाती है, डाउन हो जाती है। आप पाकिस्तान में आप देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कहाँ खड़े, कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में। कभी जो मुस्लिम साइंटिस्ट के हम नाम सुनते हैं वो किससे कहानियां बन गए, हम कहानियों के तौर पर उसे सुनाते हैं, उससे कोई मोटिवेशन नहीं लेते। एक चीज़ मुझे याद आ रही है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को लेकर कि क्यों ये जो तबकाती निज़ाम इसने हमें कितनी बुरी तरह इफेक्ट किया है। इस एक फैक्ट से आपको ये बात समझ में आएगी। एक चीज़ होती है पेटेंट, जब कोई न्यू रिसर्च आती है तो उसे रजिस्टर्ड करवाते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के 2019 के जो पेटेंट्स थे, पाकिस्तान की आबादी अराउंड 20 करोड़ के लगभग, 22 करोड़ के लगभग लोग हैं, और पाकिस्तान के जो पेटेंट्स थे वो 33 थे, 33 2019 में। और एक दुश्मन मुल्क जिसे हम कंसिडर करते हैं, हमारे पासपोर्ट पर लिखा होता है कि माँ सिवाय इस मुल्क के दुनिया के तमाम मुल्क जैसे, दैट इज इजराइल। उसकी आबादी अराउंड 8 to 9 मिलियन है, 90 लाख लोग वहाँ बसते हैं। और 2019 में जो उसके पेटेंट्स थे वो मोर देन 5000 थे। आप अंदाजा कर लीजिए कि कितनी बड़ी वसी खलीज होती जा रही है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम इसे पार्ट नहीं रहे, बल्कि इसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। और हमारा तालीमी निज़ाम वर्क नहीं कर रहा है कि जिससे हम दुनिया के तेज रफ्तार दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो तबकाती निज़ाम, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा, तो उसे बिल्कुल ख़त्म होना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन इस तबकाती निज़ाम में आएगा तो इस तबकाती निज़ाम को मजीद वसी करेगा कि जो बच्चे स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ पा रहे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटरनेट, वो लैपटॉप खरीदेंगे, वो मोबाइल लेंगे और घर पे बैठ के इंटरनेट के जरिए अपनी तालीम मुकम्मल कर। वो तो स्कूल जाकर टाट पे बैठकर पढ़ने के काबिल नहीं है, वो कैसे इंटरनेट के जरिए तालीम हासिल करेंगे। तो ये बुनियादी ज़रूरियात में से हमारे है। तो गवर्नमेंट को ये फिजिकल एजुकेशन ही के ऊपर फिलहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में फोकस करना होगा आने वाले 3-4 सालों में, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान का तमाम तबका इंटरनेट पर ना आ जाए, पाकिस्तान के तमाम लोगों के पास स्मार्टफोन्स ना हो। जब जिस सोर्स से, जिस मीडियम से उस इल्म को हासिल करना है वो मीडियम ही नहीं है, तो वो सोर्स तो बेकार हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन तो फिर किसी सूरत काम नहीं कर सकती। तो दिस इज द थिंग कि हमें सबसे पहले इस बेसिक नेसेसिटी का ख्याल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ऑनलाइन एजुकेशन प्रिवेल कर पाएगा। ठीक है, आप इस पे क्या कहेंगे? और साथ साथ एक चीज़ और, मैं एक और सवाल आप तक छोड़ के जाऊंगी ताकि आप फिर मुझे प्रॉपर जवाब दें। मेरी नॉलेज के मुताबिक, या मेरा ये सवाल है कि व्हाट्सएप और फेसबुक हमें फ्री में मिल रहा है ना, मतलब एक बार आप वाईफाई है या आपने पैकेज कर लिया, जिन लोगों के पास वाईफाई नहीं है तो आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हो, आप वाइबर भी, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो आया जब ये कोरोना आया तो कोई ऐसा एक ऐप क्यों नहीं था हमारे पास जिससे बच्चे फ्री में, वाईफाई अगर है फ्री में वो एजुकेशन उनको मिलती? क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ना कि वो इतने चार्जेस दें। ऑनलाइन अगर आप आ रहे हैं 1 घंटे की, आप अगर क्लास ले रहे हैं तो इतने पैसे आपने देने होंगे। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा देखें, तबकाती जो निज़ाम तालीम है वो एक हमने ना इनहेरिट किया हुआ है। हालांकि हमें एथिकली भी और मजहबी लिहाज से भी तबकाती तकसीम को जो है ना वो नहीं एक्सेप्ट किया जाता, लेकिन हम हुए में इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में ठीक है ये बात कि उसमें गधे भी घूम रहे होते हैं या उनका वो मयार या वो लेवल नहीं है, लेकिन मयार और लेवल भी उस वक्त होगा ना जब बच्चे वहाँ पे जाएंगे। अब वहाँ पे तो बिल्कुल ही जिनको खाने को भी नहीं मिलता ना, वो लोग गवर्नमेंट स्कूल का जाते हैं। और जो बंदा अगर जो कमाने से उनके अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा ना, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है एजुकेशन। मैंने अक्सर देखा है कि वालिदैन जो है ना, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश वालिदैन इवन अपने खाने पीने पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को वो अपने जो है वो अच्छी जगह पे पढ़ाने का सोचते हैं। अभी अच्छी और बुरी जगह कहाँ से आई है? हमने ही तो पैदा की है भाई। हमने यानी अगर एक छोटा रोज़मर्रा के काम करने वाले मजदूर का बच्चा है या उससे ऊपर के लेवल के, उससे ऊपर के लेवल के ना, दे प्रीफर, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल भी हमारे यहाँ पे बन चुका है। क्योंकि अगर वो कहेगा ना कि मेरा बेटा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता, तो उसको बड़ा मतलब अजीब सा समझा जाता है। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि जो है ना सरकारी स्कूलों में जो है ना वो बच्चों को नहीं भेजा जाता, और प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जो है ना वो ज़्यादा रुझान है बच्चों का। अब हालांकि
प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, अब वो अंदरूनी सिंध की मैं बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कराची की बात करूँ या दूसरे एरियाज़ की भी बात करूँ, वहाँ पे अच्छे कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं। और दूसरी बात है कि पहली से लेकर छठी, सातवीं, आठवीं तक मैंने आपको जैसे बताया ना, उसमें पढ़ाने से ज़्यादा जो है ना वो आपने बच्चे की तरबियत करनी होती है। तो तरबियत जो है ना वो नॉर्मली एक्सपीरियंस से आती है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि अगर इंटीरियर में जो टीचर है वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिफारिश पे भी भर्ती हो गया है ना, लेकिन 8-10 साल पढ़ा के वो इतना मन चुका होता है कि कम से कम बच्चे को तरबियत देने की पोजीशन में आ जाता है कि यार तुमने इस तरीके से बैठना है, ऐसे बात करनी है, ये करना है, ये करना है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो स्टेटस सिंबल हमने बनाया हुआ है ना प्राइवेट स्कूल्स को, सबसे पहले तो हमें अपने आप की तरफ चेक करना होगा ना कि हम लोगों ने इसमें जो है ना वो क्यों इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। जब हम इसको डिस्करेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करेगी, और हम जो है ना वो जिए भुट्टो और उसके लिए तो बहुत बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। कभी मियाँ के नारे बजने तो उसके ऊपर हम निकल आते हैं बाहर। तालीम के लिए हम बाहर नहीं निकलते कि यार ये हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है, इधर स्कूल बनाओ। आपने कभी सुना है कि फ़लानी जगह पे एहतजाज हुआ है कि स्कूल जो है ना वो बनाओ, या फ़लानी जगह पे कॉलेज जो है ना वो नहीं है, बच्चे दूर जा रहे हैं, पानी नहीं है, नहीं निकलती है आवाम। तो भाई जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान है। अच्छा, सेकंड पार्ट आपका आ गया ये जो कम्युनिकेशन के हवाले से आप बात करें, इस वक्त देखें मैं आपसे बता रहा हूँ ना, आफ्टर कोविड जो है ना चीज़ें बड़ी चेंज की तरफ जा रही हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बिल्कुल ही बंद हो गई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल ही उरूज पाया है। हाँ। अब वो सिनेमाज और ये वो सब बंद हो गए, बंद हो गए। उधर नेटफ्लिक्स और अला बला जो है ना वो आप देखें वो उनकी बढ़ गई। इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन की आप बात करें तो फिज़िकली स्कूल जो है ना वो बंद हो गए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब और उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया है। मैं बताऊँ आपको, अब इस वक्त बच्चे के पास इतनी चॉइस आ गई है और यूट्यूब्स के ऊपर लेक्चर अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल हैं, तो कंपटीशन भी टाइट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ ने बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। अब इसकी नेगेटिविटी की तरफ अगर हम आएँ तो उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे गेम्स भी आ गए हैं जो बच्चे का माइंड ना सिर्फ ये कि नेगेटिविटी की तरफ डाइवर्ट करते हैं, पबजी हो गया और इस तरह के 2-4 गेम्स और अच्छा, हैं। एक चीज मैं और वो करूंगी कि जी, बच्चों को अगर हम फोन देते हैं कि ये आप मोबाइल पकड़ो, यूट्यूब पे जाओ, ये आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वो जब सर्च करता है लिख के तो बहुत सारी चीजें नीचे आ जाती है। तो हम अपने बच्चों को कहाँ कहाँ से बचाएं, ये भी चीज है। ये जो मैंने एक अलग ऐप का आपको बोला वो इसीलिए कि यूट्यूब पे जब बच्चा जाता है ना वो एक चीज लिखता है तो नीचे बहुत सारी चीजें आती है जो उसकी नजर से गुजर रही है। यूट्यूब वगैरह अगर इस तरह के चैनल्स के ऊपर आप जाएं तो उसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स और पेरेंटल कंट्रोल्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो अगर प्रॉपर ज्यादा शार्प है, हाँ, लेकिन वो पेरेंटल कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा। देखिए अब वो नेचुरल सी बात है। अब चेंज जब आती है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसको रेजिस्ट भी किया जाता है, उसके अगेंस्ट में भी आते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं सकता उसको ना। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आज से 8 से 10-12 साल पहले वो जो कैमरा होता था तस्वीर खींचने वाला, वो बड़ा मतलब समझा जाता था। हाँ, अब उसकी ना कंपनी वालों ने कोई बुराई की, ना उसकी वो फिल्म जो बनती थी उसकी किसी की बुराई, ख़त्म हो गया, अबॉलिश हो गया वो, ठीक है ना। एक ज़माना था कि नोकिया का नाम था, आज उसका नाम ही नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन चेंज इस तरह रैपिडली आ रही होती है कि आपको मजबूरन उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब आप जब उसको अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके प्लस और माइनस को देखते हुए टाइमली रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, हमारी आवाम तो वो है कि मतलब एक कोई आपका मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती है लड़की तो हम उसे फोकस नहीं करते, हम सोशल मीडिया पे उसकी बात नहीं करते। और अगर एक लड़की ये कहती है ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और हमारी पार्टी हो रही है, तो हम लोग सब जो है ना मोबाइल उठा के उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो शर्म हमें आनी चाहिए। हम अपनी आवाम का कहेंगे, हम रियासत पे, हम हुकूमत पे, हम सिंध हुकूमत पे, हम इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखें हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठते ही हमने देखा एक वीडियो वायरल हो गई है, सब ने मोबाइल उठाए ठकाठक लगा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मुल्क का नाम किस बच्ची ने रोशन किया है, और ये एक छोटी सी चीज जो है आप उसको ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपने कहा कि रियासत का काम है, पहले मेरे सवाल पे क्या ये रियासत का काम है कि मैट्रिक की टीचर्स रखी हुई है प्राइवेट स्कूल्स वाले ने, रियासत वाले इस चीज को रियासत देखेगी कि मैट्रिक की टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स वालों ने रखी है? कौन देखेगा? देखिए, हर इंसान का एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है और उस सेटिस्फेक्शन लेवल के अगेंस्ट वो अपनी प्रिपरेशन करता है, उसको अवेल करता है। मैं आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है कि मुझे 1000 सीसी गाड़ी रखनी है, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को उस लिहाज से जमा करके वो गाड़ी हासिल कर ली। किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल है 1000 सीसी गाड़ी, ये कौन सी चीज़ होती है, कम से कम 1300 सीसी गाड़ी।
किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल 2800 सीसी कार के ऊपर होता है। तो इसी तरह से तालीम में भी जो निज़ाम है उसमें कुछ पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल है कि उन्हें इस मयार की तालीम चाहिए जो उन्हें 1000 रुपए में मिल जाती है। नहीं, पर मैं पेरेंट्स का मयार नहीं कह रही, प्राइवेट जो स्कूल्स हम प्राइवेट पे बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात को कनेक्टिंग द डॉट्स, और किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल है कि उसको 3000 रुपए वो जिस स्कूल में देगा उसको वहाँ की तालीम, अच्छा बहुत अच्छी तालीम देने वाले इदारे भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर ग्रेजुएट और मास्टर्स, तो अब एमफिल टीचर्स भी हैं, पीएचडीज भी मौजूद हैं। तो अब जाहिर सी बात है अगर इसको ये बिजनेस के तौर पे भी देखा जाए, इसको प्राइवेट सेक्टर इसमें आया है तो उसका एक पर्सपेक्टिव बिजनेस भी होता है। तो अब अगर वो अपने मास्टर्स को 50,000 सैलरी पे कर रहा है, पीएचडीज को 70,000 80,000 सैलरी पे कर रहा है, ग्रेजुएट को 30,000 सैलरी पे कर रहा है, तो वो कैसे पेरेंट्स से 1,000 रुपए लेकर ग्रेजुएट और मास्टर्स टीचर्स रख सकता है। अच्छा, अब रह जाते हैं वो जो 15,000 से 25,000 रुपए माहाना कमाते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को 3,000 4,000 रुपए देकर पढ़ाएंगे। तो उनके लिए यकीनी तौर पे वो 1,000 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, 800 रुपए वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ABC 3 कैटेगरीज होनी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए कि इस स्कूल की इतनी फीस होनी चाहिए ताकि इस लेवल की टीचर्स होनी चाहिए, एजुकेशन हमारे बच्चों को अच्छी मिलनी चाहिए। जो खुद मैट्रिक पढ़ के टीचर बनी हुई है वो हमारे बच्चों को क्या तालीम देगी। सिस्टम मौजूद है, और जब आप किसी स्कूल को रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पे उनका एक पूरा क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फॉर्म प्रिपेयर किया है, उनकी टीम्स आती हैं, विजिट करती हैं, टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और उसके बाद स्कूल को सॉरी मुझे नहीं लगता कि चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि मेरी नजर से बहुत सारे ऐसे स्कूल गुजरे हैं कि जो टीचर्स हैं मुझे लगता है उनको बात भी नहीं करने आती। मैट्रिक तो दूर की बात है, उनको बात भी नहीं करने आती। थोड़ा सा आपको कनेक्ट करूंगा, राफिया जावेद मल्ला हैं, ये रजिस्ट्रार हैं प्राइवेट स्कूल्स की, तो उनके साथ मेरा अक्सर बातचीत रहती है इस हवाले से, एंड शी इज़ अ थॉरो, मतलब बहुत नॉलेजेबल लेडी हैं वो, और उन्होंने ख़ास तौर पे अभी इस वक्त जो इक़दाम शुरू किए हुए हैं ना, तो जैसे 10% को आपने फ्री शिप देनी है, तो शी इज़ गोइंग टू इंश्योर दिस, ठीक है ना। तो यानी ये उन्होंने अपने उसमें रखा हुआ है कि अगर इवन बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल भी अगर होगा तो 10% बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देगा। अच्छा। यानी अगर आप बस 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 को आपने फ्री में स्कॉलरशिप दिया। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रिवाज इस तरह का बन चुका है कि हम जो है ना चीज़ों को बड़ा नेगेटिव चीज़ों को बहुत प्रमोट करते हैं। हमारी आदत और आवाम भी, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी है कि कोई नेगेटिव चीज़ को आप हाईलाइट करें तो वो फौरी तौर पर जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर कोई पॉजिटिव मेरी पहले यही बात थी कि कोई अगर पूरी दुनिया में नाम रोशन करता है तो उसे हमें पता भी नहीं है। हाँ, उसका नहीं हो रहा है। असल में वो वाली बात थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो लोग सही काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी तारीफ करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो दे विल वर्क मोर हार्ड और अच्छे तरीके से वो लोग काम करेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि जी नेगेटिव चीज़ को मीडिया उठाते हैं, अच्छी चीज़ को हाईलाइट ही नहीं करता है, तो फिर वो ये कि अगला भी बोलते छोड़ो हमने करके करना क्या है, डीमोटिवेशन लेवल आता है। अब वो जो आप ACCA की बच्ची की बात कर रहे हैं और वो दूसरी वीडियो की बात करें ना, थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कंपैरिजन है ये। यू आर कंपेयरिंग एक्चुअली ऑरेंजेस विद मैंगोस, ठीक है ना। वो एक उसकी वायरल होने का सिनेरियो ही एक डिफरेंट था। ये बिल्कुल एक एजुकेशनल फील्ड है, वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ थी। अब आप बोलेंगे ऐसे तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे जो है ना वो फिल्मों में इससे भी ज्यादा व्यूज आए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लोग क्या फिल्मों ये हुआ कि दोनों लड़कियों की, एक लड़की को इतना फोकस किया अवाम ने हर घर में, मतलब हमारी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री से लोगों को मैंने देखा कि वो भी वीडियो बना रहे हैं और उस बच्ची की कोई बात ही नहीं कर रहा। पास से भी ऐसे देखिए, और मैंने जब खुद देखा तो मैंने सोचा कि मैं अपने शो पे जरूर बात मैं बिल्कुल बात करनी चाहिए। देखिए उसका एक अलग क्राइटेरिया है ना, उसको अलग तरीके से प्रमोट करना चाहिए था, ठीक है ना। उसको प्रमोट किसने किया? अच्छा, मतलब हमारी आवाम बस ये देखना चाहती है एंटरटेनमेंट। हाँ, तो भाई जैसी आवाम होगी वैसी उनकी हालत होगी, जैसी आवाम होगी वैसी उनकी, हम रोना रोते हैं जी करप्शन करप्शन और ये वो। भाई करप्शन, मुझे मैं बता रहा हूँ आपको, एक रेडी वाले से लेके और 22 ग्रेड के ऑफिसर तक, एक प्राइवेट बिजनेसमैन से लेके, ठीक है ना, और पब्लिक सेक्टर के सर्वेंट तक, सबके सब में से मुझे बताएं जिसको जहां मौका मिलता है क्या वो डंडी नहीं मारता? क्या वो टैक्स इवेजन नहीं करता? क्या वो बिजली में डंडी नहीं मारता? हमने खुद आदतें बनाई हुई हैं भाई। अब मुझे एक बात बताएं, एक और मसला क्या है जी, टाइम नहीं है। और आपने जाने ना किसी डिपार्टमेंट में काम कराने के लिए, तो वहाँ पे वो आपसे क्या कहेंगे कि अभी करवाना है तो इतने दे दो वरना महीना लगेगा। तो लग जाने तो भाई, महीना आपको क्या जल्दी है?
ये कौम भी तो अफरा तफरी का शिकार है ना, घर पहुंचने की जल्दी, फलानी जगह की जल्दी। भाई उस जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है ना वो हम खुद करप्शन को जो है ना हवा दे रहे। ना दो आप भाई, एक मरतबा एक बंदा तहैया कर ले कि हमने जो है ना वो नहीं इसको पैसे देने, तो किसी की जरूरत नहीं है वो लेगा। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 70 से ज़्यादा % करप्शन जो है ना जायज़ काम करवाने के लिए होती है। यानी अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में जाना है और कोई अपना जायज़ काम कराना है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिजली, गैस, तालीम, सेहत, कोई भी हो, बट डॉक्टर का टाइम लेने वहाँ पे भी आपको जाना है, यार ये ले मेरी ज़रा जल्दी पर्ची बना दे। भाई छोड़ दो यार, 10 बंदे बैठे में बनने दो यार, आप अपने यार वो फलाने अस्पताल में कोई जान पहचान वाला है, यार वो फलाने स्कूल में कोई जान पहचान वाला है, यार वो फलाने डिपार्टमेंट में कोई जान पहचान वाला है। वो जान पहचान वाला मुफ्त में तो नहीं फिर काम करता ना। तो हमारी अपनी आदत भी ऐसी बन चुकी है, तो हमें अपने बिहेवियर को भी थोड़ा सा चेंज करना होगा, तभी चेंज आएगी। वरना आप समझेंगे कि खान साहब चेंज लाएंगे, तो वो नहीं लाते। बिल्कुल नहीं, कोई एक इंसान या एक इदारा या एक घर से कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि पूरा मोहल्ला ख़राब है और एक मेरा घर अच्छा हो तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, ये बात नहीं। सब ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा ज़रूर डालना है। और इस हिस्से के साथ एक और हिस्सा आपको पता है कौन सा होता है हमारे शो का? वो होता है ब्रेक। तो अब लेनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, हम लेते हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा में एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज का हमारा शो मज़ेदार हो रहा है। और ये जो खूबसूरत सा ड्रेस अगर आपको पसंद आए तो आप इंस्टा पे इनका पेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं, इनको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे इनके पेज पे जाके आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस देख सकते हैं। हमारी डिज़ाइनर हैं जी प्रेड बाय फिल्जा और इनके खूबसूरत से ड्रेसेस हैं। और आपकी स्क्रीन पे इनके इंस्टा का और इनका फेसबुक पेज का आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी कुछ चंद मिनट हैं जो आप अपनी दिल की ख्वाहिशात है वो आप हमें कह सकते हैं, यानी कि वो जवाब, वो बातें जो हमारी आवाम तक पहुंचे, आप समझते हैं कि उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। देखिए, बीइंग अ नेशन हमारे लिए तरक्की करने का वाहिद जरिया एजुकेशन है। कोई दूसरा तरीका पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारे पास वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, तो हम वसाइल का सही इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब हमारी कौम एक पढ़ी लिखी टेक्निकल स्किल्ड कौम होगी, तभी कर पाएंगे। सरकारी सतह पर और अवामी सतह पर हमें तालीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हमें तालीम का, देखें, इंडस्ट्रीज फौरन से खोल दी गई सरकार की जानिब से। क्यों खोल दी गई? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, और अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो मुल्क में पैसे नहीं आएंगे और मुल्क माशी तौर पर नुकसान का शिकार होगा। तो साथ में कोई गवर्नमेंट को ये बात भी समझाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ से लोग तालीम हासिल करते हैं, स्किल्ड होते हैं, ये अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे पाकिस्तान को भेजते हैं। तो हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर है। $20 बिलियन पिछले साल पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे। ये किसी भी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट से ज्यादा है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चरल कोई शोबा हो। तो अगर सरकार इस बात को समझे कि हम तालीम ही के जरिए जो ये हमारी स्किल्ड फोर्स बाहर जाके इतने पैसे भेज रही है, तो इसको एक इंडस्ट्री ही समझ ले। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इंडस्ट्री समझ ले, इसको बिजनेस समझ ले और फिर इसके ऊपर फोकस कर लें। वरना क्या मतलब हमारी किस्मत में, हमारे इसमें बस यही लिखा है, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। तो हम पैदा हुए, उसने दुख, कहते हैं ना, मुख्तसर नॉवल जो है वो ये है कि वो पैदा हुआ, उसने दुख उठाया, वो मर गया। तो क्या पाकिस्तान की कौम बस इसलिए रह गई है कि हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान 70 सालों से नाजुक दौर से गुजर रहा है? तो खुदा करे कि ये नाजुक दौर आप क्या लास्ट चंद लम्हों में क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है ना ये ब्रेक पे आने से और जाने से पहले जो फिल्जा के ड्रेस की बात की है, तो अब वो जो है ना आजकल तो औरतों का यही काम रह गया है, ठीक है ना। आप यकीन करें वो फेसबुक पे, वो मेरी मिसेज है, वो भी जो है ना वो उसने फेसबुक खोला हुआ था और दुकानें चल रही होती हैं, ऐसे ऊपर करो फलानी ने वो फेसबुक पे वो खोला हुआ है। अब आपने फिल्जा का बता दिया, नहीं मुझे पर सच बताऊं, हमारी डिजाइनर वाकई बहुत अच्छी है, इसके ड्रेसेस वाकई अच्छे हैं। वरना ऑनलाइन जो ड्रेसेस आपको लाइव मिल रहे होते हैं ना, ये इतने का ड्रेस है, ये इतने का, ये कलर इतने का, मैंने दुकान भी लगा रही हूँ पर आपकी बात पे जवाब दे रही हूँ, तो यकीन करें फ्रॉड होता है। पर इनके ड्रेसेस
वाकई अच्छे हैं, आप अपनी वाइफ को जाके इनका जरूर बताइएगा। वो अभी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। यकीन जाने बहुत चीजें सीखने को मिली और हमारे देखने वालों को भी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर आपको दावत देंगे, फिर आप जरूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ जो है चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सैयद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। पर आपने कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी 1 घंटा और है, मैं वापस आ रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे साथ होंगे हमारे दूसरे गेस्ट। तो कौन होंगे उसके लिए आप हमारा शो देखते रहें। लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनीशा। हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन, और सुबह सुबह हम आपके साथ मॉर्निंग शो लेके, और हमारी कोशिश होती है कि हम वो गेस्ट अपने साथ अपने शो पे लेके आएँ जो कि माशाल्लाह एक शो भी अच्छा जाए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिले, कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है, और हम इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुए ये आपने हमें ज़रूर बताना है जी। अच्छा जी, यूट्यूब पे हमारा ये शो जो है आप अगर अभी ना देख सके, कुछ लोग क्योंकि कराची वाले अगर हमें देख रहे हैं तो कराची वाले जो हैं वो दिन को उठते हैं और रात को देर से सोते हैं, तो इसलिए कराची वालों के लिए यूट्यूब पे आप हमारा शो देख सकते हैं, या रिपीट में भी आप हमारा शो देख सकते हैं। रिपीट टाइमिंग में अभी आपको शो के दौरान बताती रहूंगी। अच्छा जी, हमारे साथ अभी जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं, और यकीनन उनसे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, और आप भी हमारा शो देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, और आगे का जो 1 घंटा है वो बहुत खूबसूरत गुजरने वाला है। हमारे साथ जो हम गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी तज्जियाकार, उनका नाम है जी आली हुमायूं मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? सुबह सुबह आपको भी जल्दी उठने की आदत है कराची वालों की तरह, या लेट? कभी कभार जल्दी भी उठता हूँ। अच्छा, आज आपके शो पे आना था तो जल्दी उठा हूँ, वरना दिन के वरना मैं टाइम भी कराची आई हूँ तो थोड़ा अच्छा, देर से ही उठता हूँ। देर से, क्योंकि वो हमारी रूटीन इस तरह से बन गई है ना कि हम लोग, हमारा स्टार्ट ही दिन से होता है, दोपहर से। ऐसा नहीं है, जाहिर है हमें उठता हूँ मैं, अच्छा। सुबह में उठ के बस फिर सो जाता हूँ दोबारा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कराची के हालात पे आप क्या बात करना चाहेंगे? नहीं तो कराची के हालात क्या हैं आपके सामने ही हैं। अभी जो कुछ कराची के अंदर जो हो रहा है, आप देखें कि इससे पहले जो यहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम रहा है, जो प्रीवियस जो हमारे मेयर रहे हैं, एक्चुअली मेरी ज़ाती राय यही है कि आज कराची जो कुछ भी फेस कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो साबिक मेयर पर आयद होती है, क्योंकि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और उनकी जिम्मेदारी थी इन मामलात को अच्छी तरह से टेकअप करना, जो मैं समझता हूँ कि वो उसमें बिल्कुल ही नाकाम रहे। अब वो उसका मलबा जो है वो सिंध हुकूमत पर डालते हैं। अच्छा, लेकिन सिंध हुकूमत, मैं समझता हूँ कि आप उनको भी किसी हद तक, उन्हें भी जिम्मेदार करार दे सकते हैं, उनको बरी ज़िम्मा तो उनको भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची, द मेयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ये दरअसल बात है। अच्छा। हाँ। तो अब आगे आप क्या देख रहे हैं कि कराची को किस तरह से आने वाले कुछ सालों में? देखिए, कराची में जो इस वक्त की सूरत हाल है, और मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा, सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब काम शुरू हुआ है। अच्छा, वो नज़र भी आ रहा है। अभी आप देखें, पिछले दिनों मदीर में एक सड़क जो है वो बनाई है। इसी तरह बहादुराबाद का जो
अंडर पास है, इसी तरह ये जो शारे फैसल पे एक अंडर पास है जो बेइंतहा ट्रैफिक वहाँ पे डिस्टर्ब होता था, वो बहुत हद तक अब कंट्रोल्ड है। तो ये काम तो बहरहाल हुआ है और ये हुकूमत सिंध की निगरानी में हुआ है। अच्छा। ख़ास तौर पर जो यहाँ पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं मुराद अली शाह, तो आई थिंक ही इज़ गुड टेकिंग केयर ऑफ कराची दीज डेज। तो अब जहाँ तक सूरत हाल है सिंध में, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से, तो इसमें शुबा नहीं है और मैं इसका आई विटनेस हूँ कि सेहत पर हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। अभी आप देखें पूरी दुनिया जो है वो कोविड को फेस कर रही है। नहीं, पर एक चीज़ तो ये भी है जो हम देखते हैं कि सिंध में तो साफ़ पानी भी नहीं और बीमारियाँ 80% बीमारियाँ होती पानी से। देखें बात ये है कि वो जो मंसूबे हैं ना साफ़ पानी के इसके, वो जाहिर है उसमें जो K4 का मंसूबा है उसमें पैसे जो हैं वो देने हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट का ये हाल है कि वो एक पैसा देने को तैयार नहीं है। अच्छा। वो ऐलानात तो करते हैं लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आता। बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और अगर फेडरल गवर्नमेंट उसमें जो है अपने वादे के मुताबिक यहाँ सिंध हुकूमत को अगर पैसे दे, एक ऐलान हुआ था अच्छे खासे अमाउंट का, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। मैंने अर्ज़ किया ना कि वो ऐलानात जो हैं वो तो सिर्फ ऐलानात की हद तक हैं। अच्छा। और ये ऐलानात जो हैं पीटीआई गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म मैं तो कहूँगा, तो वो ऐलानात तो ज़माना कंटेनर से कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट हमें कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा। यही बेसिक बुनियाद है। अब जाहिर है आप कह देते हैं पैसे देने को आप तैयार नहीं हैं, आप कहते हैं जी हम इतने इतने अरब जो हैं वो देंगे, देते आप कुछ नहीं है। इधर आप कहते हैं, उधर आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं हम तो 1 रुपया नहीं देंगे। तो इस किस्म की जब बातें होंगी, आप ऐलानात करेंगे, देना दिलाना आपने कुछ है नहीं, तो मामलात इसी तरह रहेंगे। अब हुकूमत नहीं, सिंध, पर एक चीज़, हम तो हुकूमत सिंध, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, ठीक है, बेसिकली हम सिंध में ही है ना, तो हम तो हुकूमत सिंध से वो करेंगे ना कि हमारा शहर जो है कराची, वो बारिश होती है तो डूब जाता है, रोड आप देखें क्या हाल है, गटर लाइनों का क्या हाल है, पानी हमें साफ मिल नहीं रहा, सर्दी आई तो गैस खत्म, गर्मी आई तो लाइट नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, हम किसको कहें? मैं आपसे अर्ज करूं कि देखें ये जो बल्दियात जो है वो सिंध में गुज़िश्ता 20 सालों में वो किसके पास रही है? आप इसको भी तो देखें ना। वो ज़्यादातर तो आपको पता है यहाँ की एक मखसूस जमात वही उसके करता धरता थे। तो वो उन्होंने जिस तरीके का नुकसान इसको पहुँचाया है ना बल्दिया के इदारे को, उस नुकसान की तलाफ़ी जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन है नहीं। अब ये है यहाँ पर सीवरेज पे काम हो रहा है, और मैं आपको एक हकीकत बताऊं, काफ़ी इलाकों में मैंने देखा है जी कि काम तो हो रहा है, फिर यहाँ पर एक आपके सिंध में जो इस वक्त वाटर बोर्ड का इदारा है, वहाँ का के जो एमडी है असदुल्ला, ही इज़ अ वेरी गुड एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। और वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। आप देखें पानी चोरी के ऊपर उन्होंने बहुत इसको जो है बहुत हद तक काबू किया है, बहुत लोगों को पकड़ा है। फिर देखें सिंध असेंबली में पानी चोरी पे पहली दफ़ा कानून बना है, उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं अब उनको सज़ाएं हो रही हैं। तो ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब यहाँ पर अब सूरत हाल है कि बल्दियाती इलेक्शंस की, तो बल्दियाती इलेक्शंस का मामला ये है, ये जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स आई हैं, ख़ास तौर पर जो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इन लोगों ने इक़्तिदार लेने के लिए मतलब जल्दबाजी बहुत की है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें बेसिक जो बात है ना आपके बल्दियाती हवाले से, वो सेंसस के ऊपर मुनहसर है। क्योंकि कराची की आबादी जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो 3 करोड़ से भी ऊपर है।
लेकिन उस आबादी को जो है वो दिखाया जाता है 1.5 करोड़। तो अब उस आबादी को जब आप 1.5 करोड़ दिखाएंगे बिल्कुल। और आबादी आपकी 3 करोड़ से ज्यादा है, तो बजट आपको वही मिलेगा जो 1.5 करोड़ के जो आप दिखा रहे हैं। तो मेयर कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, अगर वो 1.5 करोड़ का बजट लेके 3 करोड़ आबादी के लिए काम करने जा रहा है, तो वो कोई भी हो वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहली जो माफ कीजिएगा, जो बेसिक बात है वो ये है कि आप इस शहर में एक तो मर्दमशुमारी कराएं, ताकि ये पता हो कि एक्चुअल जो कराची की आबादी है वो है कितनी। फिर उसके बाद आप बल्दियाती इलेक्शंस कराएं और जो भी इलेक्टेड लोग उसमें आए, बस वो आकर अपना जो है वो ईमानदारी के साथ अपना काम जो है वो करें और इस शहर की बेहतरी के लिए काम करें आगे मुस्तकबिल में। लेकिन बेसिक चीज़ जो है वो मर्दमशुमारी है। अगर आप इसको इसी तरीके से इसी तरह चले जाएं, नज़रिया ज़रूरत के तहत जाके इलेक्शंस करा लें, तो मामला हल नहीं होंगे। अच्छा, आप लाहौर कभी गए? जी हाँ, कई दफ़ा। आपने लाहौर देखा पहले और अब? मतलब पहले भी गए होंगे काफ़ी अरसा पहले कि जब लाहौर का क्या हाल था, और अब आपने लाहौर की सड़कें और बारिश होती है, क्योंकि मैं बारिश में 2 से 3 साल पहले वहाँ मौजूद थी। वहाँ यकीन करें बारिश हुई और 1 से 1.5 घंटे बाद जब मैं बाहर गई हूँ तो मुझे रोडों पे कहीं पानी नज़र नहीं आया। तो लाहौर पहले कैसा था, फिर पंजाब हुकूमत ने उसको कैसा बना दिया, हमारा कराची वक्त के साथ खराबी की तरफ क्यों जा रहा है और वो पस्ती में क्यों जा रहा है? हालांकि हमारा जो कराची है सबसे ज्यादा बिजनेस ही कराची से है। देखिए, तो इस पे भी थोड़ी सी बात सारी जो है ना वो विल की है। देखें, वहाँ पर जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी पंजाब में, जो मियाँ शहबाज शरीफ वाली, तो उनकी जो लोकल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन थी। तो उसके तहत उन्होंने मिलकर, आप तो सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रही हैं, मैं तो आपको पंजाब के गांव देहातों की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पर वो आपने देखा होगा खेतों में वो चलने के लिए एक राहदारी होती थी कच्ची, वो तक की पक्की बन गई है। आप तो सिर्फ शहर की बात कर रही हैं। तो उन्होंने तो बेइंतहा काम, मतलब उन्होंने अपने शहर के लिए काम किया है, बेइंतहा काम किया है उन्होंने, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैंने अर्ज किया ना आपके बात विल की है। यहाँ पर जो है आप मैंने आपसे अर्ज किया, देखिए हम कहते हैं, हम सब लोग यहाँ पर माजरत के साथ, मैं किसी की हिमायत नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ लोगों का यह हाल है, वो पीछे लगे रहते हैं सिंध गवर्नमेंट के। वो भाई सिंध गवर्नमेंट क्या करे, ये आपका मामला है, आप मेयर रहे। देखिए ये वसीम अख्तर मेयर रहे हैं, उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे हैं, उससे पहले फारूक सत्तार साहब रहे हैं। तो ये तमाम लोग, ये सब भाई इसके जिम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि अभी आप ही बता रही थी कि बारिश हुई तो पूरा शहर जो है वो डूब गया। अब बता कौन जिम्मेदार है इसका, आप मुझे बताएं। आप देखिए 8 दिन तक डिफेंस में जो लोग इतने महंगे प्रोजेक्ट में उन्होंने घर लिए हुए, उनकी जो है पार्किंग एरिया बिल्कुल डूब चुका था, गाड़ियां डूब चुकी थी। बारिश के बाद 8 दिन तक उनके घर में लाइट नहीं थी क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा था। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल यही हालत थी। और बात यह कि आपने उसको बनाया तो है, आपने सड़कें भी बनाई, आपने बड़े बड़े ओवरहेड ब्रिजेस भी बनाए, और फिर क्या हाल हुआ है, यहाँ पे ब्रिजेस भी गिरे हैं, आपको याद होगा। तो मतलब ये कि कोई प्लानिंग नहीं नजर आई। अगर आप इस सारे मामले को एक प्लानिंग के तहत करते तो आज कराची में ये हाल होता नहीं। अब यहाँ पर ये है कि जो कुछ है, जो भी बात है, वो पूछी जाती है सिंध हुकूमत से। तो सवाल ये है कि ये लोग जो इतने अरसे यहाँ पर मेयर रहे हैं, भाई इनसे भी कोई पूछेगा या नहीं, या ये सब दूध के धुले हैं? ऐसी बात नहीं है। और उन लोगों ने, जो कराची के ठेकेदार थे, उन लोगों ने अपना काम नहीं किया, बेसिक बात ये है। अच्छा। और एज फार एज दी सिंध गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो वो मेरी बात रह गई। मैं आपसे सेहत की बात कर रहा था। तो देखें, ये कोविड वाले मामले में मैं इसका आई विटनेस हूँ। अच्छा।
कि सिंध हुकूमत ने इस पर बेइंतहा काम किया नो है। डाउट। मेरा अभी इत्तेफाक हुआ पिछले दिनों, मैं यहाँ ये नीपा पर एक हॉस्पिटल बना है, सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ेज एंड रिसर्च सेंटर। अच्छा। वहाँ पर सिर्फ कोविड पे काम हो रहा है, और आप यकीन कीजिए कि लोग जो कि जाके आगा खान जैसे हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए का इलाज कराते हैं, वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। क्या बात। और मेरा इत्तेफाक हुआ वहाँ पर एक वहाँ के एमएस हैं, उनका नाम है अब्दुल हमीद राजपूत साहब। अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकता, एक एक चीज़ वहाँ अवेलेबल है और वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देख कर जो है तबीयत मतलब खुश हो जाती है। मैं आपको क्या बताऊं। इसी तरह डॉ का जो ओझा कैंपस है, फिर इसी तरह पे SIUT में इन्होंने एक जो है कोविड का एक सेक्शन जो है वो अलग बनाया है। जिना में सिविल में बेइंतहा काम बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी थी, और सेहत वो पे उस टाइम पे हमारे लिए हमें बहुत सपोर्ट मिली, आवाम को बहुत सपोर्ट मिली है। बिल्कुल, इसमें शुबा नहीं है। हम लोग नेगेटिव बात करते हैं तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चीज़ भी सामने लानी चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी तो दुआ है कि इसी तरीके से ये तालीम के सेक्टर में भी आगे चल के कुछ काम जो है। अच्छा, इस पे भी मैं आपसे एक बात करूंगी कि दुनिया भर में हम जहाँ भी, अगर मैं यहाँ से लंदन, कनाडा कहीं भी शिफ्ट होती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो हमें ये पता है कि एजुकेशन जो है वो फ्री है हमें, ठीक है। बच्चों की एजुकेशन फ्री है, हम वहाँ से रिलैक्स है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना। तो हम भी यहाँ अगर एक पेन भी ले रहे हैं उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं, हम कुछ खाने की अच्छा कोई चिप्स और कुछ भी ले रहे हैं तो हम टैक्स हर एक चीज़ पे कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं हुकूमत फ्री एजुकेशन बच्चों को देती? अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पर उसका हाल क्या है वो हम सबको पता है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमें जब कहा जाता है कि आप टैक्स पे करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाए, तो आया ये चीज़ें क्यों नहीं देखी जाती? बेसिक चीज़ें, एजुकेशन बेसिक चीज़ है। हम अपने मुल्क को आगे तब लेके जाएंगे जब हमारे बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन लेंगे। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, आप जिन ममालिक का जिक्र कर रही हैं, कनाडा, इत्तेफाक से मैं तो कई साल कनाडा में रहा भी हूँ। तो मैं देखें, आपको एक बात बताऊं कि टैक्सेस वहाँ पर अगर आप देते हैं तो उसका रिटर्न आपको इसी सूरत में मिलता है। जो बात आप कह रही हैं कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। अच्छा, सपोज आप जॉब करते हैं, आप ले ऑफ हो जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पर जो है वो उसके लिए मखसूस एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि वो आपको वेलफेयर देते हैं। बिल्कुल। तो आपको घर बैठे वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपके बच्चों की फीस, आपकी ग्रोसरीज, आपके यूटिलिटी बिल्स, व्हाट्सोएवर जो भी है वो करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मामला ऐसा है कि आप टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हैं। अभी आप देखें ना, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, यानी ये तो लोगों के घरों में घुस गए हैं। यानी अगर कोई शख्स जो है वो 5 लाख रुपए इस वक्त अपने अकाउंट में डलवा दे, तो उसकी शामत आ जाती है बिल्कुल, कि वो बताए कि भाई ये तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आ गए। चलिए, अच्छी बात है, हाँ। मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन सवाल ये है कि भाई जो लोग यहाँ पर टैक्सेस अपनी आमदनी के ऊपर दे रहे हैं, आप उनको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो तो कुछ भी नहीं है, और टैक्स पे टैक्स आप लिए जाएं, तो ऐसे तो मामलात नहीं होते ना, ऐसे मामलात चलते हैं। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज जो है उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। वो देखें कि किस सेक्टर में वो कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसको कैसे आप पाकिस्तान की आवाम की फलाह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो बड़ा ही अबतर हाल है। मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे, सॉरी, मुझे सवाल आ गया, ये अभी हमारी बात, माशाल्लाह हमारे पास टाइम है, हम बात करते रहेंगे। एक चीज जो कि मुझे लगता है दुखती हुई रग है मेरे प्यारे देखने वालों की, जो अभी मुझे देख रहे हैं, ये जो हमारा बिजली का बिल है जिसपे 125 यूनिट होते हैं और 5 से 6 हज़ार हमारा बिल होता है, और हम जब जाके बोलते हैं कि इतने यूनिट, अगर आप 1 यूनिट इतने क्या तो लगाएं तो ये तो इतना बिल ही नहीं बन रहा, तो आगे से कहते हैं कि
इस बार आप ऐसा करें, ये बिल भर दें, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एक एवरेज बिल बनाया हुआ है, सर्दी के टाइम पे भी जब पंखे नहीं चल रहे लोगों के घर में, 1 2 3 लाइट्स हैं बस, और वो इतने कम यूनिट पे इतने ज़्यादा बिल भेज रहे हैं और पूछने वाला कोई भी नहीं है, तो आवाम कहाँ जाए। दूसरी बात कि और कंपनियों को क्यों नहीं यहाँ पे हमारे मुल्क में इजाज़त दी जा रही कि कंपटीशन जब होता है तो चीज़ें अच्छी होती हैं, तो और कंपनीज को क्यों नहीं इजाजत दी जाती कि हमारे लिए आगे आसानी हो। असल में ये जो बात आप कह रही हैं ना, ये बहुत लंबी डिबेट है। हाँ। लेकिन मैं इसको, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, तो मैं उसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। देखें, इसकी इब्तिदा ये कहाँ से हुई, आपको याद हो सन 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, राजा परवेज अशरफ साहब वो पानी बिजली के वजीर थे, और आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट। तो उस वक्त एक रेंटल पावर प्रोजेक्ट आया था, अगर आपको याद हो, तो आप पाकिस्तान में बिजली की कमी थी। क्या हुआ, वो चौधरी इफ्तिखार साहब ने उनको रोज कोर्टों में बुला बुला के वो काम होने को उन्होंने कहा जितने भी पैसे लिए जो कुछ भी है वो सब जमा कराओ, और उसके ऊपर 14% सूद जो है वो भी जमा करा दो। अच्छा। वो सब गवर्नमेंट ने करा दिया, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। और अब वो पैसे का क्या हुआ, क्या कुछ किसी को कुछ नहीं। अच्छा। देखिए, ये सब बातें हुई। पावर सेक्टर पे वो काम करना चाहते थे, नहीं करने दिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल ये थी कि 12-12, 15-15 घंटे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लाइट नहीं थी, तो उन्होंने पावर सेक्टर के ऊपर बेइंतहा काम किया, और पाकिस्तान को उनकी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाला। उसके बाद अब ये नए पाकिस्तान वाले आ गए हैं, तो इन्होंने तो इंतहा कर दी। जो पहले कंटेनर पे खड़े होके कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मगर IMF से कर्जा नहीं लूंगा। अब हुआ क्या कि इन्होंने डबल कर्जे ले लिए। अच्छा। और IMF जब आपको कर्जा देता है तो वो आपकी दो जो चीजें हैं ना, एक आपकी बिजली और एक आपकी गैस, उनसे वो अपनी पॉलिसी के तहत वो पैसे निकालता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, हम आपको ये कर्जा देंगे, आप हमें किस तरह रिटर्न करेंगे, और आप बिजली पे फिर आप इतने पैसे बढ़ा दें, फिर आप गैस पे इतने पैसे बढ़ा दें। तो आप IMF की मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करते हैं। और यहाँ तक के मैं आपको बताऊं, इस बात को जरा सा समझें, हफीज शेख साहब जो वजीर खजाना है, मैं समझता हूँ उनका पाकिस्तान से तो ताल्लुक है कि वो हैं तो एक पाकिस्तानी, लेकिन उनकी सारी जिंदगी जो है वो अब्रॉड में ही गुजरी है। और वो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी वजीर खजाना थे, और अब भी वो वजीर खजाना है। तो साल ये है कि ऐसे लोग दरअसल वो काम कर रहे होते हैं, वो बेसिक मुलाजिम होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं वो मुलाजिम हैं IMF के, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो उनको पाकिस्तान से सिर्फ यहाँ तक दिलचस्पी है कि भाई जो भी कर्जे वर्जे हम लेते हैं, आप उसकी वापसी को किस तरीके से टैक्सेस लगा के जो भी करके उसको यकीनी बनाते हैं, ये उनका काम है। तो इस तरीके से ये मामला जो हैं गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो जब तक आप अपने लोगों को लाकर एक बेहतर पॉलिसी के तहत काम नहीं करेंगे, तो ये मुसीबत ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बढ़ते ही चले जाएंगे। अच्छा। बिजली, गैस, फिर वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जो है सनतें काम कर रही हैं और बड़ी अच्छी पैदावार है। अभी आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आप भी माशाल्लाह यहीं रहती हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ, मतलब कभी ऐसा हुआ है ये गुज़िश्ता 20 साल में कि कराची जैसे शहर में लोगों को गैस नहीं मिल रही हो, सर्दियों में बिजली नहीं मिल रही हो? मैं आज सुबह आया हूँ, हाँ। तो मेरे घर में सुबह मेरा ख्याल है कोई 8 बजे से लाइट गई हुई थी। लाइट गई हुई थी, देखिए। अब साल ये है कि ना आपके पास गैस है, ना आपके पास बिजली है उस मिकदार में जितनी एक मुल्क को चलाने, जिसमें
मईशत उसकी बेसिक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। तो क्या जो उनकी बेसिक नीड है एक मईशत को चलाने के लिए, एक सनत को चलाने के लिए बेसिक नीड है बिजली और गैस। जब आपके पास वही नहीं है तो आप कैसे सनतें चला रहे हैं? तो वो कागजों में चलती हमें नजर आ रही है कुछ भी नहीं है कुछ। ये सूरत हाल है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये तो अब हम ये सारी बातें साथ साथ कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर कर लें, तो इसलिए मैं कभी यहाँ से कोई चीज़ उठा के, ताकि जो देखने वाले हैं, क्योंकि मैं भी अमूमन जब कोई प्रोग्राम देखती हूँ तो मेरी कोशिश होती है, चंद एक प्रोग्राम मेरे बड़े फेवरेट हैं तो मैं देखती हूँ, तो जब कोई गेस्ट ऐसे आए हुए होते तो मेरी कोशिश होती है अब ये सवाल होना चाहिए, मुझे ये सुनना है कि वो जवाब क्या देंगे इस बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो देखें, हमारा शहर है कराची, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था। अब अगर कोई रोशनियों का शहर कहता है तो मुझे समझ नहीं आता। सच आपको लगता है कि अब कराची रोशनियों का शहर है? अब वो चीज़ नहीं रही कराची में। कराची को लोग दूसरे शहरों से देखने आते थे, यहाँ पे घूमने आते थे, यहाँ एंजॉय करने आते थे। अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं रही। तो हम तो देखें, हम जिस शहर में रहते हैं, हम तो वहाँ की हुकूमत से बोलेंगे ना कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें। अब हम जिस घर में रहते हैं उसका सरबराह अगर मेरे वालिद साहब है या मेरी माँ है, तो मैं उनसे कहूँगी ना कि मुझे घर में ये चीज़ें चाहिए। आगे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, हम तो आप तक पहुँच सकते हैं, हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकते हैं। तो हम अपनी बात मैं कैमरे के थ्रू भी पहुँचाना चाहूँगी। अवाम अक्सर अब तो माशाल्लाह ये जो स्मार्टफोन आया है, सोशल मीडिया आया है, तो जिसको जो मसला होता है फ़ौरन से वीडियो बनाता है, वो वायरल हो जाती है और वो बात हर जगह पहुँच जाती है। तो हम तो अगर गिला करेंगे तो सिंध हुकूमत से करेंगे, इसलिए कि एक हमारे सरबराह वो हैं इस टाइम पे, हम उन्हें समझते हैं क्योंकि एक घर के सरबराह वो हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर आप हुकूमत गिराने के लिए इतने सारे लोग जमा हो जाते तो आप हमारे हक के लिए भी तो जमा हो कि हमें ये चीजें चाहिए। देखें, बात ये है कि जो इस शहर की मखसूस जमात जो कि सबके हुकूक की बात, पर अब मखसूस जमात नजर नहीं आती ना, अब तो वो करती थी। हाँ। दरअसल हुआ ये कि उससे पहले तक मैं अपनी नौजवानी में, मैं आपको बताऊं कि 1982 से और 86 तक ये कराची जो है वाकई रोशनियों का शहर था। बिल्कुल। लेकिन 86 के बाद जो यहाँ पर एक दहशतगर्दी का बाजार गर्म हुआ, तो और यहीं के लोगों ने किया। बिल्कुल। ये घर को जलाने वाले घर वाले ही थे, कोई ढका छुपा नहीं। बिल्कुल। उसने इस शहर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और ये जो रोशनियों का शहर था उसको अंधेरों की तरफ धकेल दिया और उसके असरात आज भी हैं। लोगों में एक खौफ आज भी वो मौजूद है और उसमें यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और उसमें ख़ास तौर पर पुलिस, उन्होंने, देखें, हम बहुत मजम्मत करते हैं पुलिस की, लेकिन आप देखें किस तरीके से पुलिस अफसरों को यहाँ चुन चुन के मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। बेइंतहा कुर्बानियां हैं उनकी, उन्होंने काम किया है। फिर इसी तरह यहाँ पर रेंजर्स ने काम किया। बिल्कुल। तो उन्होंने कोशिश, वो उनके जवान भी शहीद हुए। शहीद। बात ये आप कहती हैं ना कि सिंध से हुकूमत से गिला करो, आप सिंध हुकूमत से गिला उस वक्त करें कि यही पूरी बिल्कुल यही सूरत हाल पूरे सिंध में होती तो आप गिला करें। लेकिन यहाँ तो एक वो जो यहाँ कराची के करते धरते, कराची के जो ठेकेदार थे, ये सब उनका किया धरा है। और कोई भी हुकूमत हो, वो इतने पावरफुल थे, वो ऐसा माफिया था कि हर हुकूमत उनसे डरती थी। तो इसको जरा टाइम लगेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनियों की तरफ वापस जाएगा और जा रहा है इंशाअल्लाह। और देखें, हमें हर वक्त किसी भी हुकूमत को, जाहिर है अब तो 18वीं तरमीम के बाद तो अब जाहिर है कि सब की हुकूमतें हैं, तो हम हर हुकूमत को क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनके लिए उनका हेल्पिंग हैंड बने। बिल्कुल। हर वक्त हम मजम्मत करते रहें
ये अच्छी बात नहीं, नहीं, है। पर उनके बहुत अच्छे काम भी हैं। बिल्कुल अच्छे काम है, सिंध वो वही हुकूमत आपसे बात करती हूँ कि अच्छे काम भी, पॉजिटिव चीज भी उनकी, जैसे कि मैंने कोरोना में कहा कि हमारी सिंध हुकूमत मैं के बहुत अच्छे हकीकत बता इकदाम रहा हूँ। थे, बहुत जबरदस्त। मैं बहुत देख के खुद बहुत ज्यादा खुश होती थी और हमें उस टाइम बहुत रिलैक्स फील हुआ उस इकदाम से, और अभी तक माशाल्लाह से। तो अच्छी बात भी, और साथ जो चीज नहीं समझ आने वाली वो भी हमारा हक है, हम आवाम है, हमारी हक है, जो हमें चीज नहीं समझ आ रही तो हम उस पर जरूर बात करें। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तो वो माफिया नहीं है, तो अब हम उम्मीद लगाएंगे कि हमारा जो शहर है फिर रोशनियों की तरफ जाए और फिर वही रौनकें हों। देखें, अर्ज ये है कि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अभी भी वो खौफ के साए मंडलाते हैं, अभी भी इक्का दुक्का आपको ऐसे वाकयात मिलते हैं कि भाई इधर ये हो गया है, इधर ये हो गया है, मगर उसकी तादाद अब बहुत कम है। तो ये सब काम जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी उन्होंने काबू जो है वो पाया है। तो मसाइल तो बेनतियाँ हैं, तो उसको मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि उस पर टाइम लगेगा। जाहिर है अभी तालीम पे बहुत काम होना बाकी है, बिल्कुल टाइम लगता है, हर चीज में टाइम। अब देखें ना, मुझे बताएं, स्कूलों में जो बच्चे, महंगाई का आप आलम देखें इस मुल्क में। अब स्कूल की जो आप बात कर रही थी, आपकी बात ठीक है, बात यह है कि भाई इतनी फीसें हैं स्कूलों की, कहाँ से दें लोग, कहाँ से दें, बिल्कुल मुझे बता दें। अब आप ये एक चीज देखें, जो बड़ा हाई क्लास, जो बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास इतना पैसा है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन उस जगह पे, उस स्कूल में दिलाता है जिसकी जो एजुकेशन, जो उसका लेवल है बड़ा हाई है। अच्छा, उस बच्चे ने पढ़ाई, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके अपने बाप के बिजनेस में जो है ना उसके साथ होना है। और जो एक आम आवाम, मिडिल क्लास लोग हमारी तरह, उन्होंने एजुकेशन एक लो लेवल पे जाके लेनी है, क्योंकि हमारे इतने वो ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके। अच्छा, हमने वो एजुकेशन लेने के बाद हमने जो है मुल्क के लिए कुछ काम करना है, हमने कुछ इदारों में काम करना है। जिन लोगों ने फ्यूचर में कुछ करना है उनको एजुकेशन उस लेवल की मिल नहीं रही है, और जो लोग ले रहे हैं उन्होंने अपने बिजनेस में, अगर एक कोई अरबोपति, करोड़पति इंसान है तो वो अपने बच्चे को इसलिए तो एजुकेशन नहीं दिला रहा कि वो जाके बोलेगा बेटा इस इदारे में जाके तुम इस सीट पे बैठ के काम करो। वो अपने बिजनेस में अपने बच्चों को लगाएगा, या फिर वो पाकिस्तान से उठा के उसको कहीं और शिफ्ट कर देगा मुल्क से बाहर, जो कि होता है। तो मेरे हाल से हमारी गवर्नमेंट को या उन इदारों को जो हमारा साथ दे सकते हैं, खुदारा इस पे ज़रूर काम करें आपके, हमारी आवाम जो है उसे एक, मैं कहती हूँ एक लेवल पे, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एक लेवल पे लाके उनको एजुकेशन दी जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। देखें, आपकी बात तो मतलब ये करने को तो बहुत अच्छी है जो आप कर रही हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जिस तरफ ये मुल्क चल पड़ा है मुआशी तौर पर, तो वो इतनी मुआशी बदहाली की तरफ चला गया है कि वो जो 3 क्लासेस की आप बात कर रही हैं ना, कि एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, तो वो मिडिल क्लास तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो रही है। तो अब तो बस या तो अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास है, तो इस पे काम होना चाहिए। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। अब एज फार एज दी एजुकेशन इज कंसर्न, तो मैं आपको बताऊं, मैं हूँ, मैंने अपनी तालीम जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल था हमारे अजीज़ाबाद में, कराची एकेडमी स्कूल, मैंने वहाँ से हासिल की है, और वो बेहतरीन स्कूल था। उस टाइम पे मयार था तालीम, देखे ना, तो मयार था। हाँ। अब सवाल ये है कि क्या उस मयार को दोबारा कायम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, उस पे काम करने की जरूरत है। अब ये देखें, ये अब आजकल जो तालीम के वजीर हैं सईद गनी साहब, उनको इस तरफ सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मुझे याद है कि भुट्टो साहब ने स्कूल्स को नेशनलाइज कर लिया था। तो भाई जो इतनी फीसें ले रहे हैं, तो भाई कोई आप ऐसा, अब तो जाहिर है 18वीं तरमीम के तहत अब ये तालीम भी आप ही के सब्जेक्ट हो गई है ना, तो इस तरफ गौर करके मैं तो कहता हूँ ये जितने भी स्कूल्स हैं ना जो बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं और ये मामलात हैं, इन सबको नेशनलाइज कर लें किसी प्रोग्राम के तहत, और लोगों को एक अच्छी तालीम जो है उसकी तरफ, मतलब कोई ऐसा स्टेप लें कि लोग उस तरफ उनका रुझान आ जाए। इस सूरत हाल तालीम की इस वक्त ये है, ये मेरा कहना है। मैं कहता हूं कि आप इस वक्त किसी एक ग्रेजुएट शख्स से आप उससे कहें कि एक दरखास्त लिख दीजिए अंग्रेजी में डीसी के नाम, नहीं लिखी जाएगी, नहीं लिख सकते। बिल्कुल ये हाल है तालीम का। बिल्कुल।
तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सिंध गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पर सईद गनी साहब से मेरी तो दरख्वास्त है। अच्छा, वो हैं भी ज़रा एनर्जेटिक आदमी तो हैं, जिस वजारत में जा रहे हैं वहाँ पर अपने नक्श जो हैं वो छोड़ के आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो इधर कोई ऐसा मामला जो है वो ले आए कि जिससे कम से कम लोगों की तालीम का जो, ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम का जो मामला है वो हल हो जाए। उससे एक तो जो वालिदैन हैं उनको भी एक अच्छा रिलीफ मिलेगा इस महंगाई के दौर में। तो इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल जी, हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, आपको पता लाइव है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। एक पैगाम जरा सा देना चाह रहा था। एक अमेरिका में एक पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहिउद्दीन वसीम। मैं अक्सर उनको फेसबुक पर फॉलो करता हूँ। तो ये जो आजकल कोविड वगैरह के मामले में उन्होंने एक तहकीक की है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कलौंजी के बारे में कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज। तो उन्होंने तहकीक में ये कहा है, बताया है कि वाइल्ड पानी के अंदर ½ टी स्पून जो कलौंजी है वो डालकर हर शख्स जो है वो चाहे मरीज हो कोविड का या ना हो, वो दिन में 2 से 3 बार उसको पिए। तो वो जो अगर मरीज नहीं है तो कोविड से महफूज रहेगा, और अगर मरीज है तो उसको उसका फ़ायदा होगा। तो मैं ये पाकिस्तान में और कराची के लोगों को ख़ास तौर पे ये पैगाम जो है उनकी तरफ से देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। अच्छा जी नाजरीन, आप हमारा देख रहे थे शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। आज का शो बहुत मज़ेदार हुआ। कोशिश की है कि चंद एक पहलू ज़रूर हम यहाँ डिस्कस करें, और जो हमारी आवाम के मसाइल हैं वो डिस्कस करें। काफ़ी हद तक करने की कोशिश की है। तो जो हमारे इदारे, हमारी मुश्किलात, हमारे इस जो परेशानियाँ हमें हमारी लाइफ में उसे दूर कर सकते हैं, उन इदारों तक हमारी आवाज़ जाए। तो हम जो हैं, आवाम वोट देती है, आवाम उम्मीद लगाती है, तो आवाम का हक बनता है कि आपसे डिस्कस करें कि हमारी मुश्किलात कौन हल करेगा। कोई बाहर से आके हल नहीं करेगा, आप लोग हल करेंगे। तो हमें रोटी कपड़ा मकान, हमें चाहिए जो है नया पाकिस्तान, और हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हमें सारी चीज़ें आप देंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और मैं सल्यूट करती हूँ अपनी फोर्सेस को, जो हमारे मुल्क को, जिनकी वजह से हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा घर, हमारी गली, हमारे हर एक चीज़ और हम सेफ हैं। और अपनी होस्ट एनीशा को दें इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।